नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध। ठीक है, क्या है हिंदी निबंध? जो सिलेबस में लगा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। हाँ, तो उससे पहले देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाएंगे क्यों निबंध का विकास कैसे हुआ, या तो निबंध कितने भागों में बांटा गया है, पहले ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, या तो निबंध किसे कहते हैं? निबंध कहते हैं निबंध मतलब अपना विचार को बांधना ही निबंध है। क्या है पहले देख लेंगे। निबंध दो अक्षरों से बना है, नी और बंध से। ठीक है, यहाँ देखो नी और बंध। निबंध नी मतलब तो विचार, क्या होता है? विचार। और बंध मतलब बांधना, अपने विचारों को बांधना ही निबंध है। ठीक है, निबंध में क्या होता है? अपने विचारों को बंधा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए निबंध कहते हैं उसको। अब देखेंगे निबंध का इसका आएंगे। ठीक है, निबंध में भारतेंदु के निबंध में आएंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, 2-4 मिनट लगेगा, उसको पहले बता लेते हैं, इसके बाद आएंगे निबंध में। तो निबंध का विकास कैसे हुआ? तो निबंध का विकास हुआ है पत्रिका के माध्यम से। ठीक है, निबंध का विकास कैसे हुआ है? तो हिंदी पत्रिका के माध्यम से हुआ है। यहां तक समझ गए आप लोग कि निबंध का विकास कैसे हुआ है? तो निबंध का शुरुआती हिंदी पत्रिका के माध्यम से हुआ है। लिख दें या फिर ऐसे याद रखिएगा, क्या हिंदी, थोड़ा पतला लेने दीजिए पेन। पत्रिका, हिंदी पत्रिका के माध्यम से हुआ है। ठीक है, हिंदी पत्रिका के माध्यम से निबंध का शुरुआत हुआ है। और निबंध कैसे बांटा गया, कितने भागों में? तो निबंध बांटा गया है रामचंद्र शुक्ल को लेके, उन्हीं के नाम पे, क्या कि निबंध में बहुत ज़्यादा प्रख्यात विख्यात है वो, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे निबंध को बांटा गया है। तो शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल पूर्व युग मतलब रामचंद्र शुक्ल जब थे उनसे पहले जो निबंध लिखा जाता था, तो उससे पहले कब? जैसे शुक्ल का युग था कितना, 18, शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920 ईस्वी तक। इसमें हमारा हिंदी साहित्य में देखते होंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आ जाते हैं इन्हीं के युग में। ठीक है, तो इसलिए शुक्ल पूर्व युग में कौन कौन से आते हैं? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के निबंधकार आते हैं। याद रखिएगा, शुक्ल पूर्व युग में कौन कौन से आते हैं? द्विवेदी युग और भारतेंदु युग। अब शुक्ल युग में कौन आते हैं? रामचंद्र शुक्ल का वही आता है जो छायावादी का समय है। ठीक है, छायावादी इसी के अंदर आ जाएगा। शुक्लोत्तर युग में कैसा निबंध लिखा जाने लगा? तो उस समय वैचारिक निबंध लिखा जाने लगा। ठीक है, व्यंग निबंध लिखा जाने लगा, ललित निबंध लिखा जाता है। इसे सब बताऊंगा, निबंध का विकास जब पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं खाका तैयार कर रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए। अब आते हैं हम लोग भारतेंदु, जिनका हम लोग निबंध पढ़ेंगे आज। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? पहले ये जान लीजिए, 1850 ईस्वी में। अब इनका मृत्यु देहांत कब हुआ? 1885 ईस्वी में। बहुत कम उम्र जिए इसने, मात्र 35 साल, और 35 साल में ही ऐसा कर गए, 35 वर्ष। ठीक है, जो कि आज के लोगों को सोचना पड़ रहा है, जिनका बारे में पढ़ते हैं उतना महान व्यक्ति थे अपने कलम लेखनी की वजह से। अब देखते हैं हम लोग समय ना गवाते हुए, हिंदी नाटक की भांति हिंदी निबंध किसका? नाटक के भांति, मतलब नाटक की ही तरह हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से हुआ है। जैसे हिंदी नाटक का लेखन शुरुआत किससे होता है? भारतेंदु युग। उसी तरह निबंध लेखन का भी शुरुआत किससे होता है? भारतेंदु युग से होता है। जैसे वहां बता दिया था शुक्लोत्तर पूर्व युग, तो शुक्लोत्तर पूर्व युग में क्या आता था? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग पहले है। तो इसी तरह भारतेंदु जी, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं देखना, भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी। हमारी भाषा मतलब खड़ी बोली। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं अभी वही। याद रखिएगा कोटेशन, भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी। कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह चौहान ने भारतेंदु के, कौन? शिव प्रसाद सिंह चौहान, भारतेंदु को तथा श्री बालकृष्ण, क्या है? श्री कृष्णलाल को, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार स्वीकार किया है। किसने? तो शिवदान सिंह चौहान। इसको आपने की जगह इतना फेमस नहीं है। ठीक है, इनका नहीं कभी पूछा है। तो शिवदान सिंह चौहान और शिवदास चौहान ने भारतेंदु को तथा, और कृष्णलाल ने बालकृष्ण भट्ट को, कृष्णलाल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कृष्णलाल, कृष्ण भगवान है। ठीक है, और बालकृष्ण वही कृष्ण, अपना ही नाम का इसने कृष्णलाल को, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार स्वीकार किया। शिवदान सिंह चौहान ने किसको स्वीकार किया? भारतेंदु को। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया था। पत्रिका है इनका। ठीक है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रारंभ किया था 1868 ईस्वी में। ठीक है, जो आगे चलकर यही पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका हो जाता है। ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से।
अब आते हैं जो निबंध हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध आज हम लोग पढ़ेंगे। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, पूरा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। और हाँ, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और जातीय संगीत निबंध में राष्ट्र के प्रति उनकी गहन निष्ठा व्यक्त हुई है। तो भारत उन्नति में क्या क्या व्यक्त हुई है, तो गहन, राष्ट्र के प्रति गहन निष्ठा, राष्ट्र के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है, ठीक है। तो स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग में विचार सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज स्रोत जैसे निबंधों में उनकी राजनीतिक चेतना के साथ ही व्यंग विनोद की क्षमता की पता चलता है। किसमें स्वर्ग विचार सभा में, पांचवें पैगंबर में, अंग्रेज स्रोत, इस समय क्या चीज उसका व्यक्त हुआ है, तो राजनीतिक चेतना, ठीक है। और व्यंग किया है किस पे, राजनेताओं पे, ठीक है, जो शासन चला रहा है उन पे। उसमें क्या, अंग्रेजों के प्रति भी व्यंग था। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों के प्रति उतना व्यंग नहीं किया है, क्यों, क्योंकि वो देशभक्त थे, लेकिन अंग्रेजी राज को भी सपोर्ट करते थे, ठीक है, भारतेंदु ने। फिर आगे जाके मोहभंग हुआ, वो सब विकास में पढ़ाएंगे, अभी नहीं तो लेट हो जाएगा। 1884 ईस्वी में बलिया के, हाँ, इस क्या कथा है इस निबंध का, देखिएगा। हाँ, 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी, कहाँ, बलिया कहाँ है, यूपी में है, ठीक है, कहाँ, यूपी में, यूपी के ददरी मेले में, कहाँ, बलिया के ददरी मेले में आयोजित क्या नाम सा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आर्य देशोपकरणी, क्या, आर्य देशोपकरणी सभा, क्या नाम था सभा का, जो मेला का आयोजन किया था वो क्या था, आर्य देशोपकरणी सभा। जो ददरी मेला लगाया था, क्या नाम था उसका, आर्य देशोपकरणी सभा, याद रख लीजिएगा। मैं भाषण के लिए भारतेंदु ने, अब क्या क्या था, अपने भाषण देने के लिए, यहाँ पे इसका कहानी मैं सुना देता हूँ, ठीक है, नहीं याद रहेगा। यहाँ पे इन भारतेंदु के मित्रों ने एक यहाँ पे मेला में भाषण देने के लिए बुलाया था, किसको, भारतेंदु को। किसने बुलाया था, तो मित्रों ने, जिससे कोई होता है ना कि हमारे बीच में एक दो मित्र अच्छे बोलते हैं या तो वक्ता अच्छे हैं, तो उसको क्या करते हैं कि ठीक है तुम प्रस्तुत करो, तुम्हारे ज़्यादा अच्छा सेंटेंस मतलब चुन पाते हो, तो क्या करते हैं, इसी तरह भारतेंदु को लगा, उनके मित्रों ने बुलाया था भाषण देने के लिए, ठीक है। तो हाँ, भारतेंदु ने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है की रचना की, वहाँ भाषण दिया, उसके बाद उसको क्या दिया, निबंध में बांध दिया, ठीक है, इतना अच्छा वो भाषण रहा। इसके बाद रचना की, जिसमें रूढ़ियों, इस रचना में क्या, रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा कुरीतियों को पीछे छोड़ शिक्षा ग्रहण करने की, उद्योग लगाने की वापसी, सहयोग, क्या क्या करता है, पीछे मतलब कुरीतियां अपना छोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। जो रूढ़ी है, जो बहुत पुराने समय से चल रहा है, उसको छोड़ने, अंधविश्वास को हटाने बात कर रहा है, उसको तोड़ो, कुरीतियों जो है उसको भी छोड़ो, शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा को अपनाओ, ठीक है, उद्योग लगाओ, उद्योग कारखाना लगाओ, ठीक है, कारखाना लगाओ, आपसी सहयोग की प्रेरणा दो। आपसी सहयोग मतलब मिलजुल कर हो, लड़ाई झगड़ा नहीं, दंगा फसाद नहीं, ठीक है। इसी तरह इनकी अंतिम पंक्ति है, इसका अंतिम पंक्ति निबंध का क्या है, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। क्या बोल रहा है, परदेसी वस्तु मतलब विदेशी सामान। आजकल क्या हो रहा है कि विदेश का बना हुआ तो वो नहीं अच्छा है, भारत का बना हुआ तो अच्छा है ही नहीं, विदेश का बना हुआ बहुत अच्छा है, उसके लिए कितना भी पैसा पे करेगा। देख रहे हैं ना आजकल सब कपड़ा ब्रांडेड, जूता ब्रांडेड, कोई भी चीज गाड़ी से लेके सब विदेशी चाहते हैं, काहे ज्यादा, अपने देश पे भरोसा ही नहीं है। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा पर भरोसा मत रखो। भारतेंदु ने ये कब्बे कह के चल गया, ठीक है, 1884 ईस्वी में, लेकिन आज भी देश वाला ये नहीं समझ पाया। परदेसी भाषा मतलब अंग्रेजी। अब कोई चीज मान लीजिए, कोई चीज समझाना रहेगा तो हम लोग का मातृभाषा मान लेते हैं कि जिसका जो मातृभाषा है, जिसे हिंदी है या तो किसी का कुछ है, तो उस भाषा में वो ज्यादा अच्छा समझा पाएगा, ना कि अंग्रेजी में वो ज्यादा अच्छा समझा पाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि परदेसी भाषा मतलब अंग्रेजी पे भरोसा मत रखो, अपने भाषाओं में कोई चीज गढ़ो, ठीक है। बोलता परदेसी भाषा भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा को उन्नति करो, अपने देश में अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को उन्नति करो, ठीक है। चलो, ये अंतिम पंक्ति है निबंध का, ठीक है। भारतेंदु के निबंधों की भाषा में उर्दू, क्या, भारतेंदु के निबंध की भाषा में उर्दू, संस्कृत और बोलचाल की हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा भाषा सर्वत्र सधी हुई और विषय अनुरूप है। भाषा कैसा है इनका, सधी हुई, कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाषा का गलत प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्या क्या प्रयोग, उर्दू, संस्कृत, बोलचाल की हिंदी का शब्द प्रयोग हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। डाडा रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि भारतेंदु के बारे में क्या कहते हैं, बोल कविता में उनका संस्कार है, क्या है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में उनका विचार है। तो कविता
में क्या है, भारतेंदु का संस्कार है, कविता में भारतेंदु, गद्य में उनका विचार है। तो गद्य, जिससे हम लोग कुछ गद्य पढ़ते हैं तो उसमें भारतेंदु का संस्कार ही, या नाटक पढ़ लीजिए, निबंध पढ़ लीजिए, या तो कुछ भी उनका पढ़ लीजिए, ठीक है। भारतेंदु अपना विचार ही दिए हैं, जैसे अंधेर नगरी पढ़ लीजिए नाटक, उसमें क्या है, अपना विचार ही दिए हैं, किस तरह राजा मूर्खता अंग्रेज को लेके लिखा गया है, ठीक है। कहते हैं तो बिहार के प्रांत के लेके, लेकिन वो अंग्रेज के थ्रू ही देख ले तो ज़्यादा अच्छा बैठेगा, सुटेबल होगा। और गद्य में विचार है, तो ये किसने बोला है कि भारतेंदु कविता में संस्कार और गद्य में विचार है, तो रामसूर्य चतुर्वेदी ने लिखा है, ठीक है। अब आते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ निबंध पे, क्या कुछ निबंध पे आते हैं, कौन कौन से निबंध हुए इनके, उनके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कश्मीर सुषमा क्या है, कश्मीर सुषमा है, उदय प्रयोदय है, ठीक है, उदय प्रोदय है, कालचक्र है, ये यही कालचक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कालचक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग प्रकाशन वर्ष बताइएगा। इसी में लिखा है, इसी के अंदर एक लिखा था कि कवि नई चाल में ढली, ठीक है, मैं भूल जा रहा हूँ, नई चाल में ढली करके इसमें लिखा गया था। बादशाह दर्पण हो गया, लेवी प्राण लेवी हो गया, तदीय सर्वस्व है, क्या है, तदीय सर्वस्व है। इसके बाद जातीय संगीत है, नाटकों का भी इतिहास है, वैद्यनाथ की यात्रा है, स्वर्ग में विचार सभा है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वर्ग में विचार सभा के अधिवेशन, जातीय, ठीक है, विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर अंग्रेज, ठीक, पांचवें पैगंबर अंग्रेज स्रोत हो गया, कंकड़ स्रोत हो गया, वैष्णव माता और भारतवर्ष हो गया, हिंदी भाषा हो गया, सूर्योदय का एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जो कि सब आप लोग को पता ही होगा, लेकिन बता दे रहा हूँ। भ्रूण हत्या हो गया, रामायण का समय, काशी मणिकर्णिका, ठीक है, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। संगीत सार नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ठीक है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसका नाटक देखते थे, निबंध देखते रहिएगा। अब आते हैं भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकता है, ठीक है, उसके विषय वस्तु या तो उसके कुछ तथ्य हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष 3 दिसंबर, कब, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, किसमें हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रिका में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1884 में, ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका जिस पत्रिका है उसमें हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है। विषय वस्तु क्या है इसमें, तो बलिया में दादरी के मेले का एक समय आर्य, वही जो बताए थे ना, बलिया यूपी के दादरी मेला लगा था बलिया में, ठीक है, जो किसने लगवाया था, आर्य देशोपकरणी से सभा ने लगवाया था, ठीक है, आर्य देशोपकरणी से सभा ने आयोजन किया था। हरिश्चंद्र चंद्रिका में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी का प्रकाशन हुआ था। यहाँ तक समझिए। अब देखते हैं इसका कुछ, ठीक है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु भारतीय अतीत गौरव और वर्तमान की पीड़ाएं और भविष्य की स्वप्न को रेखांकित करते हैं। क्या बोला है इसमें कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में क्या बताया है कि भारत का अतीत के गौरव वर्तमान, मतलब भारत के अतीत जो था गौरवमान, उसको आज क्या, ठीक है, और वर्तमान की पीड़ाएं, और वर्तमान में, अतीत में तो बहुत गौरव थे, बहुत सोना चांदी था, बहुत धनी था, लेकिन अभी वर्तमान में कैसा हो गया है भारत, उस चीज को याद दिलाता है। और भविष्य के स्वप्न रेखा, और भविष्य का स्वप्न दिखाता है, ठीक है, कि भविष्य में हम कैसे होंगे, क्या करने से आगे बढ़ेंगे, ठीक। इसके साथ ही इस निबंध में निजी भाषा कि इसी साथ में, इस भाषा में क्या, निजी भाषा मतलब अपनी भाषा, अपने भाषा को स्वदेश हित के प्रश्नों को भी उठाता है, क्या, और देश हित के प्रश्न को भी उठाता है। भारतेंदु जी ने भारतीयों के आलस्य पर करारा प्रहार किया। आलसीपन भारतीय लोग क्या होता है, आलसीपन होते हैं। जैसे उदाहरण इस निबंध अभी पढ़ेंगे तो बताएंगे, देखिएगा कि एक गाड़ी है, ठीक है, क्या है, एक गाड़ी है। अब इस गाड़ी का मालिक गया, मान लेते हैं अपना ऑफिस काम से, ठीक है, यहाँ गाड़ी खड़ा कर दिया। वो गाड़ी वाला ड्राइवर क्या करता है, ये गाड़ी वाला ड्राइवर जैसे मालिक गया तो इससे एकदम खैनी निकाल के पॉकेट से पुड़िया खाया, खैनी ठगा के खा लिया, ठीक है। तो अब विदेश का तुलना किया है कि विदेश में जैसे मालिक गया गाड़ी से उतर के, विदेश वाला क्या करता है, वहां का ड्राइवर लोग, तो जैसे गया मालिक तैसे सीट के नीचे से पेपर निकाला और पेपर पढ़ने लगा। बोलते हैं मतलब आलसीपन, इतना कुछ करने का हम नहीं, सिर्फ इसका बात उसका बात, ये बिल्कुल हकीकत है, आज भी हम लोग देखते हैं। आलसीपन पर करारा प्रहार करते हैं और उन्हें चेतनाशील होने को कहा है। चेतनाशील मतलब फुर्तीली दिखाओ, ठीक है, और कुछ ऐसा काम करो जिससे आगे बढ़ सकें। उन्होंने विभिन्न जातियों धर्मों जैसे हिंदू मुसलमान से मिलकर रहने का आग्रह किया है। विभिन्न जाति से, विभिन्न धर्म से
सब मिल के रहो, ना ऊंच नीच, ठीक है, ना कोई ऊपर है जनरल ओबीसी एसटी, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, ना कोई हिंदू मुसलमान, सब एक होके मिल के रहो और देश की उन्नति करो। उन्होंने धर्म को व्याप्त तमाम बुराइयों को भी हटाने की बात की। और धर्म से उसने क्या, धर्म में बहुत बुराई है, ठीक है, धर्म में जैसे मान लेते हैं कि बहुत बुराई है, उसको भी क्या करना है, हटाने बोला है। हाँ, इसके बाद और बाद में क्या है, अंतर्गत भारतीयों के एकजुट होने का संदेश दिया, भारतीय बोल मिलजुल के रहे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये तो हो गया इतना, उसका संदेश क्या था इस निबंध का। अब हम लोग देखेंगे कि बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट, ठीक है, बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट को अकबर तथा बलिया के कलेक्टर, बलिया के उस समय मेला जब लगा था उस समय कौन था कलेक्टर जी, तो रॉबर्ट थे, ठीक है। रॉबर्ट को किसका समान बताया, तो अकबर के समान बताया कि अकबर और रॉबर्ट एक जैसा था, अच्छे शासनकारी वहां पे लोग, ठीक है, उनका तारीफ किया। उन्होंने मुंशी को और उसका मुंशी टोडरमल और अब्दुल फजल को समान बताया, और मुंशियों को, उनका मुंशियों कैसा, टोडरमल और अब्दुल फजल के समान बताया है, ठीक है। और देखते हैं फिर हिंदुस्तानी राजे महाराजे, ठीक, हकीम रईस, कोई भी देश के जागरण को प्रयासरत नहीं है, मतलब देश को बढ़ाने का कोई भी इन लोग का मतलब ही नहीं लगता है। जैसे इन लोग अपना इच्छा व्यक्त ही नहीं कर रहे हैं कि देश में उन्नति कैसे हुआ क्या नहीं, एकदम खा पी रहे हैं, उलट रहे हैं राज में, ठीक है। अब इसी तरह से भारतीयों के आलस्य की उनकी दुर्गति का कारण बताया, भारतीयों का आलस्य ही उनकी दुर्गति का कारण बताया गया है, क्योंकि आलस करते हैं, ये काम नहीं करूंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, इससे बेटर ऐसा नहीं, आज करना है, आज सोचे तो आज ही करना है, ऐसा चीज रखिए। और इस चीज को मुल्कदास ने तो दोहा ही बना दिया है, जिससे क्या, अकबर करे ना चाकरी, अकबर न करे ना, अजगर करे ना, सॉरी, अजगर करे ना चाकरी, अजगर क्या, वो किसी का पहरा देगा जी, खा नहीं जाएगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और पंछी कोई काम करेगा, पंछी तो आसमान में उड़ने वाला चीज है, वो काम करेगा, अजगर इसी तरह पहरा देगा, वो तो खा ही जाएगा। तो वही बोलते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुलुक कह गए सबका दाता राम। और दास मुलुक दास क्या कह गए, कि सबका दाता राम है, सबको खिलाने वाला राम है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसे मतलब इस निकम्मापन का क्या कहें। अब इसमें एक चीज और उल्लेखित है, क्या है, पृथ्वीराज द्वारा शब्द भेदी बाण मारने की कथा का उल्लेख है। इसमें एक और कथा क्या चीज मिलता है, कि पृथ्वीराज द्वारा जो शब्द भेदी बाण मारा गया था, किसको, गौरी को मारा गया था, वही चीज यहाँ उल्लेख है। लेकिन गौरी की जगह दूसरा को उल्लेख है, ठीक है, उसका भाई है गयासुद्दीन का उल्लेख मिलता है। प्रचलित कथा से इतर, यहाँ इतर मतलब इससे हट के थोड़ा, यहाँ क्या शहाबुद्दीन गौरी को नहीं, शहाबुद्दीन गौरी के भाई गयासुद्दीन को बाण मारने की वर्णन है। तो याद रखिएगा, यदि दे कि इस निबंध में बाण किसको मारता है, किसका उल्लेख है कि पृथ्वीराज ने बाण किसको मारा है, गौरी दे, शहाबुद्दीन गौरी दे या गयासुद्दीन गौरी दे, तो किसको लगाइएगा, तो गयासुद्दीन को मारा है, ठीक, उसका भाई को। मीर हसन की एक चीज और दिया है, क्या, मीर हसन मसनवी और इंद्र सभा का उल्लेख है। मीर हसन की मसनवी और इंद्र सभा का उल्लेख है। इन्होंने लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य माना है। भारतेंदु ने क्या माना है, कि ये सब जो मीर हसन का मसनवी शैली में जो लिखा जाता है शायरी, सब इंद्र सभा में उल्लेखित है, उसको क्या, लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य माना गया। क्यों, क्या कि उसमें बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें दी गई है। पीडीएफ कहाँ चला गया, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा। पीडीएफ अटैच किया था, किधर हो गया, फिर से अटैच करना पड़ेगा, एक सेकंड दीजिएगा सिर्फ, ठीक है। पीडीएफ हट जाता है, इसीलिए ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब मैं देखा था वीडियो रिकॉर्डिंग करने जा रहा था, उसमें तो पीडीएफ था, लेकिन अभी तो हट गया है, इसलिए फिर से अटैच कर दे रहा हूँ, थोड़ा एक सेकंड लगेगा। तो याद रखिएगा, ये लिखने का क्या उद्देश्य है और ये किसके प्रेरणा लिखा है, इनके दोस्तों ने इसको भाषण देने के लिए बुलाया था। कहाँ पे, तो मेला में, ददरी मेला में, ठीक है।
निबंध का कब लिखा है? 3 दिसंबर 1984 में लिखा गया था, ठीक है। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में मेला का जिक्र है, वहीं पे गया था भाषण देने, उसको निबंध के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। अच्छा, कैसे इसका कैसे याद रखिएगा निबंध की विशेषता, फिर से बता दे रहा हूं। हाँ, टच हो गया, अब कुछ ही सेकंड लगेंगे। एक सेकेंड। हाँ, तो याद रखिए भारत, इसमें क्या बताया गया है कि भारतीयों के आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है, कुरीतियों को खत्म करने का संदेश दिया गया है, अंग्रेज शासन को सही साबित किया है किसने? भारतेंदु ने। हिंदुस्तानी को प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है, ये सब बताया गया है, ठीक है। इस सब में याद रखिएगा। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना निबंध पे, ठीक है। चलिए थोड़ा एक सेकंड दीजिएगा, देखते हैं थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या नहीं। नहीं तो चलिए, हो रहा है। अब बिना लेट करते हुए पढ़ते हैं। किधर हो जाता है तुरंत। चलिए अब देखते हैं। चलिए शुरू हो रहा है, ठीक है। जो बताना था पहले बता दिया कि क्या क्या था सो, ठीक है। प्रकाशन वर्ष लेके, विषय वस्तु लेके, क्या कहना था, कहाँ पे है, वो सब चीज और आगे होगा शुरू, ठीक है। तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि आज बड़े बड़े, ठीक है, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया, कहाँ पे जिक्र है? बलिया, ठीक है। जो बता चुके, बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक साथ एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी, क्या है? इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही भूत है, ठीक है। किसका बात कर रहा है? भारत का बात कर रहा है, ठीक है। अभागा देश कह रहा है कि आलसियों का देश कह रहा है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में, बनारस बहुत बड़ा शहर था उसमें माना जा रहा था, ठीक है। बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह ना कहेंगे कि बलिया में कुछ हमने देखा। कहने का मतलब है कि बनारस में हमने कुछ नहीं देखा, इतना बड़ा होता है तो, और यहाँ हो रहा है तो हम लोग कैसे कुछ ना करें। बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य, और जो भी हुआ वह बहुत प्रशंसा के योग्य है, ठीक। कहाँ? बलिया में, ठीक है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के अभाग्य, ठीक, इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्रित है। बोलता है क्या? इस देश के भाग्य से आज यहाँ सारा समाज एकत्रित है, मतलब जमा हुआ है। क्यों? तो मेला था। तो क्या करते हैं हम लोग? मेला छोट बड़ ऊंच नीच देखते हैं जी, सभी लोग जाते हैं मेला घूमने के लिए, सभी लोग मिलके जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं। कहाँ? मेला। इसीलिए एकत्रित होते हैं हम लोग मेला में, ठीक है। वही बोलते हैं रॉबर्ट, ठीक है, वही रॉबर्ट साहब बहादुर, ऐसे कलेक्टर जहां हो वहां क्यों ना ऐसा समाज हो। वही बोल रहा है, किसका? रॉबर्ट साहब का श्रेय दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेला का आयोजन का परमिशन यही दिया था, यही व्यवस्था देखा था, ठीक है। कौन? रॉबर्ट साहब बहादुर, ठीक है। ऐसे कलेक्टर जहां हो वहां क्यों ऐसा समाज ना हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबू फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। बोल रहा है जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, जिस देश ने, मतलब भारत ने, जिस काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबू फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, देखो बहुत एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ रॉबर्ट साहब क्या है? अकबर है, डायरेक्ट बोल देता है। अकबर के समान कौन है? रॉबर्ट साहब। कौन थे वो? कलेक्टर थे, ठीक है। जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब और अबू फजल और टोडरमल है। और उसका मुंशी कौन थे? मुंशी के बिहारी लाल साहब और अबू फजल और टोडरमल है, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान लोग तो रेलगाड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान के लोग तो रेलगाड़ी हैं, अदपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े मसूल, ठीक है, मसूल की इस ट्रेन में लगी है।
पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती, वैसे ही हिंदुस्तानी लोग को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। क्या है ना, ये एग्जाम में पूछा गया कोटेशन है, ठीक है। बोलता है कि हिंदुस्तानी के लोग तो रेलगाड़ी हैं, क्या है, रेलगाड़ी है, छुक 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 चलने वाला, ठीक है। क्या करता है रेलगाड़ी, क्या चीज होता है जी, रेलगाड़ी सब डिब्बा कनेक्ट रहता है इंजन से। ऊपर में क्या रहता है, मेन इंजन रहता है, ठीक है। आगे क्या रहता है, इंजन रहता है। तो क्या करता है, इंजन एक धकेल के ले जाता है 12 13 या तो 20 को मान लेते हैं डब्बा को, ठीक है। धकल के बोगी को, डब्बा को ले जाता है कहां, जहां इंजन जाता है वहां ले जाता है। तो क्या मतलब, एक जो दिशा दिखाता है, एक जो खींचने वाला है, इसके पीछे पीछे चलने वाला। तो हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, रेल के गाड़ी जैसे हैं, डब्बों के जैसा है, ठीक है। और उसको ट्रेन, और क्या करते हैं, और कोई दिशा दिखावे तो इन लोग क्या नहीं कर सकते, मतलब ट्रेन के बोगी के, ये तो बोगी हो गया, इंजन के जैसा यदि कोई दिशा दिखाने वाला हो, आगे ले जाने वाला हो, तो हिंदुस्तानी लोग क्या नहीं कर सकते। सच में बिल्कुल हिंदुस्तानी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा किसी को आप दिशा दिखा दे तो वो कुछ भी कर लेते हैं, नहीं तो उसका मन में खुद कुछ चलता नहीं है। इसीलिए बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। कहते हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, अदपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े, ठीक है, महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वही बोलते हैं कि बिना इंजन का सब बोगी नहीं चल सकता, वैसे ही हिंदुस्तानी लोग को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकता। वही बोलता है, कोई दिशा देने वाला, कोई उसको ले जाने वाला आगे हो तो इन लोग क्या नहीं कर सकता, बहुत मेहनती हो जाएंगे। इतना ये कोटेशन याद रखिएगा, ठीक है, यहां से यहां तक याद रखिएगा। ये सब जो मैं लिख दिया हूं इधर मोस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इनसे इतना कह दीजिए कि का चुप साधी रहा बलवाना। अच्छा ये याद है, ये भी पूछा गया, ठीक है, का चुपी रहे साधे बलवाना। इसका कथा आता है रामायण में, ठीक है। का चुप साधी रहा बलवाना, जब सीता का हरण कर लेते हैं रावण, इसके बाद हनुमान जी, सुग्रीव और जामवंत ये सब जाते हैं खोज के लिए। तो जब पूरा साउथ पार कर जाते हैं, इसके बाद तमिलनाडु की एक जगह में है, मैं भूल जा रहा हूँ उसका, रामेश्वरम जिसको कहते हैं, वहां के बाद उसको समुद्र दिखता है और वो संकेत मिलता है कि वो श्रीलंका ले गए हैं रावण सीता माता को। तो क्या करता है, बोल रहा है कि कैसे समुद्र पार करेंगे, इतना विशाल समुद्र, जमीन दिख ही नहीं रहा है, और ये यहाँ खड़ा है समुद्र, इधर इधर श्रीलंका है, और इतना दूरी है जो कि इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, इधर खाली सिर्फ पानी पानी। तो बंदर भला, हनुमान क्या थे, बंदर के ही टाइप थे, तो क्या बोल कैसे जा सकते हैं। तो जामवंत ने उसको उनका बलवान शरीर ताकत आद दिलाया। बोलता का चुप साधे रह रहे बलवाना, तुम अपने को आद करो और सोचो तुम कौन थे। तो इसने जो इतना बोला, खाली इतना बोलने की देर, फिर हनुमान का अपना बल क्या हो गया, आद आ गया था। बल ऐसा आद आया जो कि बहुत विशाल हो गया और एक की छलांग में पूरा समुद्र पार कर दिया, ठीक है। वही बोलता है कैसे आद दिलाना पड़ा इसको, इसका पावर, ठीक है। इसलिए बोलता है, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे आद आता है। 100 बल कौन आद दिलावे, बोलता है कि 100 बल कौन आद दिलावे हिंदुस्तानियों को, ठीक है। हिंदुस्तानियों का बल आद दिलाने वाला कोई चाहिए। और हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस, हकीम, राजे महाराजे को अपनी पूजा भोजन झूठी गप छुट्टी नहीं। बोलता है कि राजा, हिंदुस्तानी के राजा लोग, नवाब, रईस, हकीम, और क्या करता है वह अपना पूजा झूठा गप सब खाली भोजन पे, अपने रानियों पे लगे हो हैं, ठीक है। इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता कि भारत उन्नति कैसे करे। सो वही बोलता है कि इन लोग का काम क्या था अभी, कि यहाँ के लोगों को दिशा दे, ठीक है, एक दिशा दे के कैसे क्या करें। लेकिन राजा लोग खुद ही अपने में व्यस्त है। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, हाकिमों लोग को क्या सरकारी काम घेरे रहता है। कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, ठीक है, क्या करते हैं, कुछ तो सरकारी काम में लगा रहता है, कुछ घुड़दौड़ थिएटर में, और कुछ समय बचा तो उनका क्या गरा है, ठीक है, उनका क्या गरा है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों को मिलकर अपना अनमोल समय गंवावे। मतलब उनको क्या जरूरत है हकीमों को कि हम भारतीयों को, काले गरीब गंदे आदमियों को उस सहायता करे, उचित दिशा दिखावे। बस यही मसल है कि बोल वही, बस यही मसल है, मतलब समझ रहे हो कि बस यही टेंशन वाली बात है कि ये करना नहीं चाहते इन लोग। इसीलिए यहाँ एक पंक्ति आता है, याद रखिएगा, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। फिर याद रखिएगा, तुम्हें गैरों से
कब फुर्सत हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। ठीक है, देख रहे हैं ना पंक्ति, ये पंक्ति किनका है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये पंक्ति है लोग कहते हैं कि मीर जाफर अली का है। ठीक है, मीर जाफर अली का है, लिख देता हूं यहां। ठीक है, लेकिन मीर जाफर अली का है, मीर जाफर अली का है, ये पंक्ति मीर जाफर अली का है। थोड़ा पेन पतला कर, बहुत मोटा। चलिए यहां तक हो गया, मीर जाफर अली का है। ठीक है, अच्छा ये समझ रहे हैं ना कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, ठीक, हम अपने गम में कब खाली, चलो अब बहुत हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना मैं खाली। ये सब ध्यान देते रहिए। ये पंक्ति यहाँ इसमें आया, खाली इतना इंपॉर्टेंट रखिए, सवाल करने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, ये पंक्ति कहाँ से है, तो भारतोन्नति कैसे हो सकता है, निबंध से। ठीक है, इसी तरह में एक कहावत कहते हैं कि 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। क्या है थे? 3 मेढक। हाँ, तो 3 मेढक कैसे मेढक बनेगा, तो इसी ऊपर में एक मेढक और बैठा है। ठीक है, और इसी ऊपर में एक और मेढक बैठा है, नहीं बना सही, लेकिन खाली दिमाग में रहेगा, इसलिए 3 मेढक है। ठीक है, एक के ऊपर एक बैठा है, 3 मेढक यहाँ पे है। ठीक है, बोलता है कि ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, क्या कहा है, बोल जोक शोक, ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाले ने बोला गम सम, और बीच वाले ने क्या कहा है, गम सम, और सबके नीचे वाला पुकारा। ठीक है, पुकारा क्या बोला, गए हम, गए हम। ठीक है, नीचे वाला क्या बोला, गए हम। सो याद रखिएगा किसने क्या क्या कहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीए कोई भरोसा नहीं क्या एग्जाम में पूछ दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला ने क्या कहा कि जोक शोक, क्या कहा, जोक शोक, बीच वाले ने क्या कहा, गम सम, और नीचे वाला क्या कहा, गए हम। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि ऊपर में रहेगा तो कोई भी मजाक में रहेगा, क्योंकि लोड इनमें पड़ रहा है तो जोक शोक कर रहा है। बीच वाला बोलता है गम सम, वजन थोड़ा सा आ रहा है, गम सम, इस तरह भी हम लोग लगा सकते हैं। और तीसरा क्या बोलता है, कितना वजन हो गया, कि बोलता है गए हम। ठीक है, सो इसे याद रह जाएगा। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम वाला। तो हिंदुस्तानियों का प्रजा का दशा कैसा है, कि गए हम वाला। ठीक है, लोड से पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, भारतेंदु का मानना था कि आर्य लोग बाहर से आए हुए थे। ठीक है, आर्य लोग कौन, बाहर से आए हुए थे, आकर बसे थे। राजा और ब्राह्मणों ने जिसे हम काम जिमे, ठीक है, ब्राह्मणों ने जिमे यह काम था, ब्राह्मणों का जिम्मा में यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाए। ब्राह्मणों का क्या काम था, कि उनका जिम्मेदारी था क्या, कि देश में नाना प्रकार का विद्या, ठीक है, और नीति मतलब नियम अनुसार से फैलावे। ठीक है, अब भी ये लोग चाहें कि हिंदुस्तान प्रतिदिन या प्रतिक्षण बढ़े। क्या चाहता है कि हिंदुस्तान प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन को घेर रखा है। पर इन लोगों को क्या, निकम्मेपन ने घेर रखा है। किसका बात कर रहा है, तो आर्यों कौन थे, किसको, ब्राह्मणों ने। ठीक है, ब्राह्मणों ने, राजा ब्राह्मण ये सब का बात कर रहे हैं। ठीक है, निकम्मेपन ने घेर रखा है, किसको, ब्राह्मणों को। कौन, उसको किसका, आर्य मानते हैं उन लोगों। ठीक है, यहाँ पे एक बौद्ध धर्म का एक पंक्ति आता है, बहुत अच्छा पंक्ति है। ठीक है, बुधारो मत्स्य सरग्रस्ता प्रभव समर दूषिता। इसका मतलब क्या हुआ, कि विद्वान ईर्ष्या से ग्रस्त है। क्या है, विद्वान, इसका मतलब बौद्ध धर्म में एक आता है, बुद्ध के उद्धरण है, बोलते हैं कि विद्वान विद्या से, ईर्ष्या से, जो विद्वान है वो ईर्ष्या से ग्रस्त है। क्या है, विद्वान ईर्ष्या से, यदि विद्वान ही ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाएगा, वो किसी को शिक्षा दे पाएगा जी। हाँ, बोलते हैं कि विद्वान ही ईर्ष्या से ग्रस्त है, और समर दूषिता, बोलता है कि और युद्धवान मतलब बलवान राजा लोग क्या है, युद्ध से ग्रसित है। युद्ध से ग्रसित है मतलब युद्ध से ही दूषित है, इतना ज्यादा युद्ध लड़ रहा है। एक तो बुद्धिमान लोग ईर्ष्या के कारण उजल रहा है, ठीक है, ईर्ष्या से ग्रस्त है, ये कैसे आगे बढ़ सकता है, ये नहीं कि सब मिलकर उन्नति करें उन्हें। और दूसरा, राजा लोग क्या करते हैं, राजा लोग अपना युद्ध से दूषित है। युद्ध से मतलब युद्ध, ये राज हमारा, वो राज हमारा, लालच ही नहीं खत्म हो रहा है इन लोगों का, यही बात कर रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती, ये बोल रहे भारतेंदु कि हमको नहीं समझ में आता कि इन लोग को लाज क्यों नहीं आती, कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई सामान नहीं था। बोल रहे उस समय बात कर रहा है पुराने जमाने में। ठीक है, बोलता है कि उस समय हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इनके पुरखों के सामने कोई सामान भी नहीं था। तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में रहकर, ठीक है, बोलता है कि जंगल के मिट्टी और कुटियों में
बैठकर बांस के नालियों से जो तारा, बांस के नालियों से जो तारा, ये बांस है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये बांस है, इधर भी छेद है और इधर भी छेद है, इसी छेद से देख के तारा को गिन दिया था, ठीक है, तारा का दूरी बता दिया था, चंद्रमा इस सब का, ये सब कौन किया था? तो पहले हमारे ही कह सकते हैं पूर्वज जो उसमें जो भी थे ऋषि मुनि वो किए थे, ठीक है। बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद कर उसकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है, ठीक है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपये, याद रखिएगा 16 लाख रुपये, 16 लाख रुपये की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है। अब यहाँ याद रखिएगा कि विलायत में मतलब विदेश में जो दूरबीन बना था वो कितना लाख का था? तो 16 लाख रुपये का समय, 16 लाख रुपये लगा था उसमें, ठीक है। उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी ठीक वही गति आती है जो अब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति में लाखों पुरुषें, क्या लाखों पुस्तकें और हजारों अंतर तैयार हैं। हाँ चलिए, जब हम लोग नीरी चुंगी, यहाँ आ रहा है कि नीरी चुंगी क्या होता है जानते हैं? नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन गए जाते हैं, नीरी चुंगी उसको कहते हैं, नीरी और चुंगी। बिना, जैसे एक मान लेते हैं एक माल गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी ट्रक ले लिए, ठीक है, एक ट्रक गाड़ी है, अब इसमें हम कुछ सामान लोड कर दिए, मान लेते हैं कि केला लोड किए, अब इसमें जो ढक के तिरपाल से ले जाते हैं सामान, जाते हैं दूसरे ढक के ही नहीं जी, वो जो तिरपाल से ढक के ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? नीरी चुंगी। उसी तरह जो कोई भी सामान ले जाते हैं सर से बाहर तो कुछ करते हैं, जो ढक के ले जाते हैं उसी तरह हुआ, ठीक है, बोलते नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन गए हैं, ठीक है। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ दौड़ रही, बोलता है यह समय ऐसा है कि उन्नति के घुड़दौड़, मतलब यह समय ऐसा है कि उन्नति करने का समय है, लेकिन भारत लोग ऐसा है कि उन्नति ही पे ध्यान नहीं दे रहा। अमेरिका, अंग्रेज मतलब ब्रिटेन, फ्रांस आदि, तुर्की, ताजी, सब सरपट्टे दौड़ जाते हैं, मतलब सरपट्टे मतलब सब दौड़ रहे हैं, किस में दौड़ रहे हैं? तो किस में दौड़ रहे हैं? घुड़सवार की जैसा मतलब रेस में, तो विकास के क्रम में दौड़ रहे हैं, ठीक है। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें, मतलब इतना विकास करने, सबसे पहले ये आविष्कार किसने करे? बोल हम करें, मेरा देश का नाम हो, पहले हम आविष्कार करें, हम पहले इसका जननी बने, ये सब घुड़दौड़ लगा है, लेकिन भारत का लोग आलस से मरे पड़े हैं। तो उस समय हिंदू क्या बोलता है? उस समय हिंदू या टियावाड़ी खाली खट्टे पट्टे, क्या टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी, तो इनको छोड़िए, तो जापानी टटुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। जापानी टटुओं का समझ रहे हैं? जापान का लोग एगो क्या करता है, वहाँ सामान ढोने वाला रहता है जिस कुली लाइट, ठीक है, वो सबको दौड़ दौड़ के सामान ले जाता है, आज भी जापान में चलता है, ठीक है, इतना डेवलप हो गया तो भी देखिएगा वहाँ पे कुली लोग बहुत रहता है। तो वो बोलता है हाँफते हुए लेता है, यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए बिना उनको ना बढ़ सकेगा। तो इस समय में जो आगे नहीं बढ़ पाया वो समझो कि कभी ना आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। बोल रहा है कि इस समय, इस जब लूट का समय चल रहा है, बरसात में भी जिसके ऊपर सिर कमबख्ती का छाता रहे, मतलब कहने मतलब जब विद्या का बारिश हो रहा है, ठीक है, सब चीज का आविष्कार हो रहा है, उस समय यदि किसी का छाता और आंखों में पट्टी बंधा है, उसमें भी यदि कोई मूर्ख लोग नहीं समझ पा रहा है, नहीं देख पा रहा है कैसे दुनिया चल रहा है, तो उस पे समझो कि ईश्वर का ही कोप है, ठीक है। मुझको मेरे, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है, ये पंक्ति, ठीक है, याद रखिएगा। बोलता है मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसी उन्नति हो सकती है। किसने कहा था? तो उसके मित्रों ने, इस हिंदुस्तानी कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूं। भागवत में एक श्लोक है, क्या है? भागवत में एक श्लोक है, बोलता है निर्देह, क्या है? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकुलेन तपः, ठीक है, तपस्वे, ठीक है,
सवतेरिंत रूपाम भवाधी नात्रेत सा आत्मा। ठीक है, यदि संस्कृत है कुछ देख लीजिएगा, मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं उतना से। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलता है कि भगवान कहते हैं पहले तो बोलते हैं, इसका अर्थ है कि पहले तो एक मनुष्य जन्म में ही, कहते हैं कि एक मनुष्य योनि में ही जन्म लेने के लिए बड़ा दुर्लभ है। ईश्वर भी चाहते हैं कि मनुष्य के रूप में जन्म ले, लेकिन ये इतना कठिन है जो कि क्या कहें। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। क्या है, मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। और यदि मिल भी जाए, और यदि है सो मिल भी जाए, तो उस पर गुरु की कृपा, क्या और उस पर गुरु की कृपा है। इस समय एक अच्छे गुरु की कृपा मिलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उस पर मेरी अनुकूलता और उसमें भी मेरी अनुकूलता। ठीक है, इतना समान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए, उसको आत्महत्या करना चाहिए। किसको आत्महत्या करने की बात कर रहा है, कि जिसको एक मनुष्य के जन्म पा लिया है और उसमें से गुरु का कृपा भी हो, और इसके बजाय भी वो कुछ ना कर पाए, तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। ठीक है, वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार के समान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना करे, तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। बोल रहा है यहाँ अंग्रेज शासन का, देख रहे हैं तारीफ कैसा हो रहा है। सो बोल रहा है कि अंग्रेज राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर अंग्रेज राज्य में, ठीक है, अवसर पाकर भी हम लोगों को इस समय उन्नति ना करे, तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का ही कोप है, वही ईश्वर का कोप है। सास और, ठीक है, क्या सास और अनुमोदन से एकांत रात में सुने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी इसका लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी ना, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश, ठीक है, वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राय, इस किसका बारे में कह रहा है, समझ रहे ना, अंग्रेजों के बारे में कह रहा है कि कुछ दिन के लिए आया, हमेशा के लिए थोड़ी ही जो ये सब रहेगा, परदेश मतलब छोड़ के जाएगा ही कभी ना कभी। तो ऐसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक काट के उल्लू, क्या है मेढक, हम मतलब हम लोग का बात कर रहा है, काट के भारतीयवासियों, भारत के लोगों को हम मेढक काट के उल्लू पिंजड़े के गंगाराम, ठीक है, ही रहे, तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बोल हमारा ये क्या है, कमबख्ती ही है। ठीक है, बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे में मारे छुट्टी ही नहीं रहता। बहुत लोग क्या कहेंगे कि हम अपना पेट भरने के लिए हमको छुट्टी ही नहीं मिलता, हम अपना पेट भरें, घर परिवार चलाने की, उधर कुछ विकसित करें, बोलता है बाबा या हम उन्नति करें, बाबा किया कि हम उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है, तुम्हारा पेट भरा है तुम्हारा, इसलिए तुम विकास का सोच रहा है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की कांटों को साफ किया। क्या किया, एक हाथ से, कहने मतलब कि आधा काम इसका इनकम किया, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत किया, घर चलाया, एक हिस्सा पैसा घर चला लिया और एक हिस्सा से कुछ बिजनेस खड़ा कर लिया, उन्नति कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब है, क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं होते? किसी देश में भी सभी के पेट भरे हुए नहीं रहते, ठीक है, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बातें करते हैं, उसी के साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसा कौन नई कल या मसाले बनावे जिससे खेत में आगे से अनाज दुगुनी हो जाए। अब इसका अर्थ ये है कि बाहर के लोग क्या सोचते हैं कि खेती करते वक्त उधर हल जोत रहे हैं, क्या करते हैं, इधर खेत में हल जोत रहे हैं, ठीक है, इधर हल जोत रहे हैं और इधर ये सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा फसल बनाऊं या तो कौन सा मशीन बनाऊं जो खेत जोतने में आधा घंटा लगता है उसमें 5 मिनट में जोत दे, ठीक है, या तो फिर ऐसा कौन सा मसाला दूं जो चूंकि यहाँ पे खेती धान बहुत कम होता है उसको ज्यादा विकसित कर दे। तो ये सब क्या करता है, हल जोतते जोतते सोचता है। लेकिन ये भारत का लोग क्या करता है, इधर हल जोत रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई गाना गुनगुना रहा है, समझ रहे ना, इस तरह इतना आलस है, कुछ दिमाग में सोचता ही नहीं। तो बोलता है कि विलायत में गाड़ी को कोचवान को, बोलता है विलायत में गाड़ी के कोचवान, गाड़ी कोचवान मतलब ड्राइवर भी अखबार पढ़ते हैं, गाड़ी वही बोलते हैं जो शुरू में बताए थे, विलायत मतलब विदेश में क्या करते हैं, ड्राइवर लोग भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया उसी समय कोचवान मतलब ड्राइवर ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर में कोचवान हुक्का पिएगा और गप करेगा। और भारत में लोग क्या करेगा, जब तक उधर मालिक गया उसका किसी से मिलने तब तक इधर एकदम हुक्का निकाल के खैनी ठोक लेगा, मुंह में डाल लेगा, पुड़िया खा लेगा, ठीक है। सो गप की निकम्मी, और वो भी गप करेगा कैसे, निकम्मा गप करेगा, निकम्मी गप करेगा, ठीक है।
भारत में क्या होता है, इतने ज्यादा जनसंख्या है जो कि बिना दूसरे जान पहचान हो जाते हैं, ठीक है, और गप चालू हो जाता है, और वो भी गप कैसा, एकदम साफ सुथरी निकम्मी, ठीक है। बोल रहा है ये सब पूछा गया है, ठीक है, पूछेगा, याद रखिएगा ये सब। वहां के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन मतलब एक छिन भी व्यर्थ ना जाए, मतलब एक समय एक घड़ी भी व्यर्थ ना जाए, ठीक कहने का मतलब इसका बदले, ठीक है, इसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। और भारत के लोग क्या है, जितना निकम्मापन हो उतना ही अमीर समझा जाता है। नहीं समझे, क्या करते हैं भारत के लोग, यदि आज भी घर में सालों भर में खाट लगा के सोया रहे तो सब लोग सोचते हैं क्या कितना अमीर लोग है, कितना अमीर है, कहीं कमाता धमाता नहीं, इसके बावजूद तो पैसा वैसा पा रहा है, वो कितना निकम्मा, ये हम लोग नहीं सोचते, लेकिन कितना अमीर है इसलिए लेटा रहता है घर में, काम नहीं करता है। और इसी आलस को यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मुल्कदास ने, कौन, संत मुल्कदास ने एक कविता में तो दोहा ही लिख दिया है। क्या दोहा लिखा है, तो लिखा है कि ठीक है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी ना करे काम, दास मुलुक कही गए सबके दाता राम। वही अजगर से करा लो चाकरी, मतलब अजगर से करा लो क्या कहते हैं उसको, सिक्योरिटी काम, जो उसको हिंदी में क्या कहेंगे, ठीक है, मतलब देखभाल घर का, ठीक है, गेट पे खड़ा दरवानी कह सकते हैं, काम करवा लो। अजगर करेगा जी, खा नहीं जाएगा। और पंछी ना करे काम, और पंछी काम करेगा, वो पंछी ऊपर उड़ने वाला। दास मुलुक कह गए सबके दाता राम, और दास मुलुक कह गए कि सबके दाता राम, कोई तो काम धाम नहीं करेगा, इसके बावजूद भी खाना सबको बराबर मिलेगा। किसने कहा गया, बोलो सबका राम दाता। चारों ओर आंख उठाकर देखे तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है, ठीक है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है, अमीरों मुसाबी, ठीक है, मुसाहिबी दलालों और अमीरों के नौजवान लड़के को खराब करना, किसी की जमा मार लेना, इनके सिवाय बतलाए और कौन रोजगार है। मतलब बोल रहा है कि अमीर मुसाहिबी दलालों, अमीरों नौजवान लड़कों को खराब, मतलब वही बोलते हैं कि पेड़ मारे सबको मार लेना, ये सब काम है जिससे कुछ रुपया मिले, ठीक है, क्या वही सबका जी हुजरी करके काम कुछ कर दो रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता है, दरिद्रता मतलब चारों ओर भूखमरी है, ठीक है, और आग लगी हुई, भूखमरी की दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र ठीक है, कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है कि जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक पूछा ना गया, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या बोलता है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत बचाता है, दरिद्र लोग, भूखे लोग अपना इज्जत इस तरह बचाते हैं कि जैसे लाजवंती बहू के कपड़े फटे हुए अंग दिखते हैं। जैसे किसी, मान लेते हैं किसी कपड़े फटा हुआ अंग दिखता है तो कैसे शर्म से कपड़े छुपाते हैं, अंग को छुपाते हैं, उसी तरह से बात कर रहा है, ठीक है। वही दशा हिंदुस्तान की, और वही दशा क्या है, हिंदुस्तान की है, जो कि दरिद्र भूखमरी यहाँ इतना है कि लाज से हम लोग मुंह छुपाते फिरते हैं। मुर्दस क्या है, मुर्दस मुसारी का रिपोर्ट दे, किस रिपोर्ट का बात क्या है, मुर्दम, ठीक है, मुर्दम सुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य क्या है, दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमी होती जा रही है। भारत का एक रिपोर्ट आया था, उसमें कौन सा रिपोर्ट, तो मुर्दम सुमारी का एक रिपोर्ट आया था जिसमें मनुष्य, भारत का बात कर रहा है, मनुष्य में क्या है, भारत में लोग बढ़ते जा रहे थे और रुपया दिन दिन कम होते जा रहा था। अब बिना ऐसा, ठीक है, अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा। ऐसा अब नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा उपाय कीजिए, बिना ऐसा उपाय करना बिना कोई काम नहीं चलेगा, जिससे कि रुपया भी बढ़े और बुद्धि के आगे, रुपया भी बिना बुद्धि के बढ़ेगा। भाइयों और राजा महाराजों का मुंह मत देखो। क्या होता है, भाइयों राजा महाराजों का मुंह मत देखो कि वो कुछ दे देंगे तो हम खा पी लेंगे, अपने से मेहनत करो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया वृद्धि हो जाए। किस पे, ब्राह्मणों पे कटाक्ष है। क्या बोलते हैं कि यह ऐसा आशा मत रखो कि पंडित जी ने एक कथा में ऐसा मंत्र मारेंगे कि आपका पैसा रुपया दुगुना हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो इस पे कटाक्ष है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि ये धर्म के आड़ पे ज्यादा उस पे ना फोकस करो, अंधभक्ति ना करो, ठीक है। कहने मतलब ये है, तुम आप ही कमर कसो, मतलब अपना कमर आप ही कसो, आलस छोड़ो,
क्या छोड़ो? आलस छोड़ो। आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हुस, मूर्ख, बोधे, ठीक है, डरपोक पुकारोगे? कब तक अपने आप को एकदम गिरा हुआ डरपोक कहोगे, जंगली कहोगे, हुस कहोगे, मूर्ख कहोगे? ठीक है, दौड़ो इस घुड़दौड़ में, दौड़ो इस घुड़दौड़ में। अच्छा, दौड़ो इस घुड़दौड़ में समझ रहे आप लोग क्यों कह रहा है? सो क्योंकि इस समय ही आधुनिक क्या कह सकते हैं, आधुनिक औद्योगिकरण कह सकते हैं आया था। ठीक है, इसी समय पश्चिम में चल रहा था। जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं, और पीछे पड़ गए इस घुड़दौड़ में, विकास में अभी यदि नहीं, जैसे अभी यदि देख रहे होंगे कि भारत सरकार ने क्या कर रहा है, सेमीकंडक्टर के लिए जगह जगह फैक्ट्री बना रहे हैं, लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि आगे आने वाला समय में सेमीकंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिक का ही आएगा, और इलेक्ट्रिक में हर एक चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। तो इसी चीज के लिए, जैसे इसका चीज में भी भारत क्या कर रहा है, पीछे नहीं रहना चाह रहा है, इसी घुड़दौड़ में दौड़ रहा है कि सेमीकंडक्टर सबके यहाँ रहे, हमारा यहाँ भी पूरा हो। तो इसी तरह फिर कब कब राम जनकपुर एहे, बोलते कब कब राम जनकपुर आएंगे पता नहीं। थोड़ा एक सेकेंड। हाँ चलिए, अब की जो पीछे पड़े तो फिर, ठीक है, क्या बोलता है, फिर रसातल ही पहुंचे। अब और अब यदि पीछे पड़ा तो कहाँ रसातल, न खत्म हो जाएंगे। जब पृथ्वीराज को, यहां देखिए, जब पृथ्वीराज को बात आया, ठीक है, जब पृथ्वीराज चौहान को कैद कर गौर ले गए, ठीक, कौन? गौरी ले गए, तो शहाबुद्दीन के भाई, यहाँ देखो, शहाबुद्दीन के भाई, शहाबुद्दीन गौरी के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। किसके बारे में? पृथ्वीचंद चौहान के बारे में। एक दिन सभी नित्य हुए, मतलब सभी एक दिन एकजुट हुए और 7 लोहे के तावे, बाण को 7 लोहा के तावा के अंदर टंग दिया, और उसमें बाण से भेदने को मतलब फोड़ने को रखे गए। मतलब बाणों को 7 टांगा हुआ तावा जो है उसी को बाण से भेदने को कहा गया। पृथ्वीराज चौहान को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। कौन? गौरी ने आंख फोड़ दिया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूं करे तब वह तावे पर बाण मारे। उसमें क्या रखा गया था कि संकेत करेगा कौन? शहाबुद्दीन गौरी ने संकेत करेगा कि हूं जैसे बोलेंगे तैसे तुम शब्दभेदी बाण मार के तावा को भेद देना। लेकिन चंद कवि भी इसके साथ कैदी थे। लेकिन चंद कवि कौन? चंद बरदाई, जिसने लिखा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, लिखा है ना पृथ्वीराज रासो, उसके बारे में। पृथ्वीराज चौहान भी चल गए थे वहीं पे। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, यह सामान देखकर, यह अवसर देखकर क्या क्या उसने एक दोहा पढ़ा। क्या पढ़ा था? याद रखिएगा। हाँ, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े। बोल रहा है कि अब की चढ़े कमान को जाने कब चढ़े। बोल रहा है अभी जो चढ़े कमान, मतलब अभी जो मौका मिला है, यदि इसको छोड़ देगा ना जाने कब मौका मिलेगा। ठीक है, जीन चुके ठीक है चहुआज, बिन चुके चहुआज, इक्का मारे इका सर। यदि छू इनका कहाँ मारो? सर मारो। ठीक है, ये बात हो रहा है। इसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूं किया, क्या? तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। जैसे हूं कहा तैसे पृथ्वीराज क्या थे? शब्दभेदी, जहां से आवाज आता था उधर बिना देखे मार देता था बाण, निशाना लगता था बहुत अच्छा। तो जैसे हूं कहा, जैसे आवाज आया तैसे गयासुद्दीन को मारा, दम उड़ा दिया। ठीक है, लेकिन इसमें दिखाया गयासुद्दीन को, लेकिन रियल में किसको मारा था? गौरी को मारा था। ठीक है, किसको? शहाबुद्दीन गौरी को मारा था। ठीक है, पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। ठीक है, यही वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज पाकर, इस सरकार कौन? अंग्रेज का राज पाकर भी उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारोगे तो तुम ही रहो। वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। इतना राज्य, इसका राज में, अंग्रेजों के राज में, कहते हैं कि अंग्रेजों के कभी रात नहीं होता, दिन ही दिन रहता। अब इसके राज में भी तुम लोग यदि अपना भाग्य नहीं बदल सकते तो फिर रहो अपना ही कर्म में। बोलते हैं कि धर्म में, घर के कामों में, बाहर, क्या है? धर्म के कामों में, बाहर के कामों में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्धा में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था में, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। कितना उन्नति करने बोला? सभी चीज में उन्नति करो। ठीक है, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो, बच्चा हो, वृद्ध है, ठीक है, गरीब है, अमीर है, भारतवर्ष की आस्था पर सभी जाति वन के लोग उन्नति करो, सब ऐसी। ठीक है,
सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पंथ, ठीक है, पथ का कंटक हो, मतलब ऐसा चीज को छोड़ो जो तुम्हारे इस रास्ता का बाधा करे, ठीक है। चाहे तुम लोग निकम्मे कहो या नंगा, ठीक है, नंगा कहे, क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात सुनो, ठीक है। क्या बोलता है, तुम लोग मतलब कोई कुछ भी कहे, ठीक है, तुमको सब देखना नहीं है, खाली तुम अपना क्या करो, अपना काम, अपना दिशा में लगे रहो जिस चीज में काम कर रहे हो। अपमान, ठीक है, पुरस्कृत मानव, ठीक है, कृतवा तु पृष्ठता, ठीक है, सकार्थ साधते धीनमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हो जाएगा कि अपमान को आगे रखो, क्या, अपमान को आगे रखो, मान को पीछे। इसका अर्थ ये हुआ कि अपमान को आगे कैसे रखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक इंसान, एक यहाँ दो इंसान है, ठीक है, एक ये इंसान हो गया और एक ये इंसान हो गया। अब ये इंसान ने इसको कह दिया कि तुम बहुत पढ़ने लिखने में कमजोर हो, तो ये अपमान हुआ इसका, अब कमजोर है, तो इसने क्या किया, अपमान को आगे रखो। अपमान को, जैसे वो तुम्हारा अपमान किया कि पढ़ने लिखने में कमजोर हो, तो तुम क्या करो, पढ़ने लिखने में तेज हो जाओ, ठीक है, इतना तेज हो कि कोई ना बोल सके, तो उसका बोलने के कारण तुम कम से कम तेज तो हो गए। वही बोलता है अपमान को पहले रखो, आगे रखो, और मान को पीछे। बोलता है कि तुम पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, तो ये सब चीज को ध्यान नहीं देना, इसको दिमाग में नहीं बैठाना, इसको पीछे रखो, ठीक है, तारीफ करता है उसको पीछे रखो। पीछे रखकर बुद्धिमान को अपने स्वार्थ का बात करनी चाहिए, और बोलता है कि बुद्धिमान को क्या करना चाहिए, अपने स्वार्थ की बात करना चाहिए, ठीक है। बुद्धिमान को अपना स्वार्थ की बात करना ही चाहिए। क्यों कि बुद्धिमान लोग ही अपना स्वार्थ का बात करेगा तब तो विकास करेगा जी। बुद्धिमान का लोग को गर्मी लग रहा बहुत ज्यादा, तब तो ऐसी बना, समझ रहे ना, बात करनी चाहिए। और अपने स्वार्थ का इसका अर्थ क्या एक चीज हो जाएगा कि अपने स्वार्थ की हानि करना ही मूर्खता होता है, और अपना स्वार्थ का हानि कर देना ही मूर्खता है। इस श्लोक का माध्यम यही है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसका अर्थ बता दिया। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हो, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठे, ठीक है, कमर कस के उठे। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। बोलता है देखा देखी, याद रखिएगा, जब भी कोई कुछ होता है, करता है, तो उसका देखे देखी हम भी करते हैं, तो कम से कम उसका देखा देखी हम तो विकास कर लिए उसी का देखा देखी में। बोलता है अपनी खराबियों के मूल कारणों की खोजो। तुम जिसे मान लेते अपनी खराबियों की, क्या चीज तुम में खराबी हो रहा है, बार बार क्या चीज कर रहा है जो ये मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, वो चीज तुम खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। क्या तो कोई धर्म की आड़ में छुपा है, कोई सुख की आड़ में छिपा है। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उसको, ठीक है, उसको बांध कर कैद करो। जो ऐसे लोगों को बांध करके कैद करने बोल रहा है, जो धर्म के आड़ में सुखा है, ठीक है, कई सुख के आड़ में छिपा है। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचारी करने आवे, तो जिस क्रोध से उसका पकड़कर मारोगे, और जहां तक तुम्हारे में, ठीक है, तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। उसी तरह समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ पे कांटे हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। है कोई जी तुम्हारे घर में आके यदि तो कोई बदमाशी कर जाता है, तो क्या उसको छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, उसी तरह मारोगे उसको भी, जब तो तुम्हारे शरीर में शक्ति है सबको। उसी तरह बोलता है अपने जो अपने अंदर जो कमियां हैं उसको काटो छाटो, सब खुद के फेंको, ठीक है। कुछ मत करो डरो, ठीक है, कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, औरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश ना सुधरेगा। ठीक है, ऐसे लोगों को मारने की बात कर रहा है, ठीक है, कैद करने की बात कर रहा है। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधार, ठीक है, सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किस इसको अच्छा समझें, क्या ले क्या छोड़े। कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूँ। सुनो, सब सुनियों का मूल धर्म है। क्या है? सब सुनियों का मूल धर्म है।
इसको याद रखिएगा, सभी चीज का मूल धर्म किसको माना है? धर्म को माना है, ठीक है। भारतीयों ने इस निबंध से पूछा गया है कि धर्म ने सब चीजों की उन्नति को मूल किसको माना है? तो धर्म को माना है, ठीक है। सब चीजों को उन्नति का किसका माना है? धर्म को माना है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए, बोल रहा है इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए, उन्नति करनी उचित है। अच्छा, इसके समझे कि धर्म की उन्नति का ऐसा धर्म नहीं कि ये धर्म हम मानते हैं उसका उन्नति करना, नहीं। धर्म का मतलब जो सच हो, ठीक है, जो सच हो, जो साफ सुथरा हो, जो सबका हित करता हो, उसको धर्म, उस धर्म को बात कर रहे हैं, ठीक है। ना कि यहाँ कोई मुसलमान हिंदू इस का बात हो रहा है, ठीक है। धर्म मतलब जो सत्य हो, ठीक है, उस चीज को उन्नति करने बोला है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिलती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी, इसको एक तरह और बता रहा है कि धर्म में राजनीति के अंग्रेजों के, ठीक है, अंग्रेजों की राजनीति में धर्म मिलता है, धर्म और राजनीति दोनों को परस्पर मिलता है। और भारत में यही चीज नहीं मिलता है। अंग्रेजों के राज में आज भी, ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, या तो फिर अमेरिका में, कहीं भी अंग्रेजों के देखिएगा राज में कि धर्म और राजनीति दोनों परस्पर मेल होकर चलता है। लेकिन भारत में ऐसा हो सकता है? नहीं। जैसे कोई नेता अपना धर्म का बारे में कुछ करेगा, बोले नहीं नहीं ये तो हिंदू हो गया, ये तो मुसलमान हो गया, समझ रहे ना, इसी तरह करेगा तो ये सेकुलर नहीं रहा, इसी तरह झूठो रोने लगते हैं। इससे इनकी दिन कैसी उन्नति हुई है इनको जाने दो, अपने को यहाँ देखो, ठीक है। तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वेदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया के मेला, क्या दो एक मिसाल दे दूं, तुम्हारा बलिया के मेला का यहाँ स्थान क्यों चुना गया है? बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ भी तो इसी तरह संगठन मिला हुआ है। सोचो कि बलिया के मेला तुम्हारे यहाँ ये जगह क्यों चुना गया है, ठीक है, क्यों चुना गया है? जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, बोलते जो लोग आपस में मिलते नहीं, और आज क्या करते हैं 10-10, 5-5 कोस से लोग एक जगह आकर एकत्र मतलब जमा होकर आपस में मिले हैं। क्यों? एक दूसरे का दुख सुख जानने, गृहस्थी का काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलता यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखता है? एकादशी का व्रत क्यों रखता है, ठीक है, जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। क्या है? 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। तो एकादशी पर्व यहाँ रखने का बात क्या हो रहा है? एकादशी पर्व क्यों रखता है? तो क्या कहते हैं भारतीय ने कि इसलिए रखा जाता है क्योंकि महीना में 1-2 उपवास रखने से शरीर क्या होता है? शुद्ध हो जाता है, ठीक है। विज्ञान भी यही कहता है। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिससे तुले से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार ना उत्पन्न करे। क्या बोलता है? नीचे से यदि जिससे तुले मतलब जैसे गर्मी, पैर से गर्मी सिर पर चढ़ के विकार उत्पन्न ना करे, इसीलिए पहले सर पे दे देता है, ठीक है। ये मुझे थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा उतना अच्छा, क्या कि पहले बदन में पानी डालना चाहिए, इसके बाद सिर में, ठीक है, बार सिर में नहीं। तो दिवाली, ठीक है, दिवाली इसी हेतु से, दिवाली बोलता है इसी हेतु से है कि किसी बहाने साल भर में एक बार तो साफ सफाई हो जाए। दिवाली तेरा पर्व त्योहार का विशेषता कर रहा है। दिवाली क्यों मनाया जाता है? इसे कम से कम दिवाली के बहाना साल में एक दो बार तो सफाई हो जाता है घर का। तो होली इसी हेतु की बसंत की बिगड़ी हवा साथ साथ पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाता है। बोल रहा है कि बसंत हवा, होली में क्या होता है? बसंत हवा की बिगड़ी हवा, कि बोल रहा है कि इसे ऐसे समझें कि बसंत में जो हवा चलती है उसको बिगड़े हवा मतलब धूल कण बहुत तरह से होते हैं बसंत के मौसम में। बोलता है कि आग जलने से वो क्या होते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। यही त्योहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है। क्या बोलता है? यही त्योहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही त्योहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई, ठीक है, हिकमत है। क्या हिकमत है? उन लोगों ने धर्म नीति और ठीक है समाज नीति को दूध पीने की भांति मिला दिया है। किसका? अंग्रेजों की बात करें। इसीलिए तुम लोग भी इसी तरह करो। खराबी की जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, ठीक है, ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों से मतलब नहीं समझा, ठीक है, मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया, ठीक है। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर की चरण कमल का भजन है। क्या बोलता है? वास्तविक धर्म क्या है? कि ईश्वर की चरण कमल पर भजन करना है, ठीक है, ना कि उस पे इतना लाखों करोड़ों का दान करना है, ठीक है। ये सब तो समाज धर्म है। ये तो सब क्या है? समाज धर्म है, जो देश काल के अनुसार
शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि इन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं को मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बना कर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। क्या करता है कि इतना जो लोग आज हिंदू धर्म में मिलता है, उसी बात कर रहा है कि जो ऋषि मुनि ने जो अपने बाप दादाओं का मतलब ना समझ पाया, ठीक है, ना समझ पाए तो क्या किया, नए नए धर्म शास्त्रों में बना दिया और उसको ऐड कर दिया, ठीक है, और उसको नया तीर्थ घोषित कर दिया। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उसमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए, ठीक है, उपकारी उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनका मत चलाइए, ठीक है, उनका मत चलाइए। जैसा जहाज का सफर, विद्या, ठीक है, विधवा विवाह आदि, ये सब क्या बात कर रहा है, इस सब बात का चलाने बात कर रहा है, विधवा विवाह होना चाहिए, ये सब बात कर रहा है ना। किंतु धर्मशास्त्रों की जिनका विधान है उसको मत चलाइए। अच्छा, मत चलाइए उसका मतलब ये सब नहीं जाने की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन भारतेंदु ने इसका खिलाफ कैसे हो सकता है। चलो ठीक है, आगे पता चलेगा। लड़कों की छोटेपन ही में शादी करके उनका बाल बीरज और आयुष सब मत घटाइए, ठीक। हाँ, ये सब चीज मत हटाने बोल रहा है, ये सब चीज हटाने की बात कर रहा है, ठीक है। आप अपने माँ बाप या शत्रु हैं, ठीक है, आप अपने माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, ठीक है। क्या बोलता है कि बचपन में ही शादी नहीं कर दीजिए, जहाज का सफर सब करने बोल रहा है, और बताए बचपन में शादी नहीं कर दीजिए, ठीक। बाल विधवा तो छोटा बच्चा तो उससे शादी करता है, उसको जवान होने दीजिए, उसका शरीर पुष्ट होने दीजिए, ठीक है। बोल रहा है नौन तेल लकड़ी की फिक्र करने से बुद्धि सीख लेने दीजिए, ठीक है, और तब उनको पैर काट, क्या बोलता है, तब उनके पैर काठ में डालिए। बोलता है उसको नौन तेल, उनको सब चीज सीखने दीजिए, इसके बाद उसको हाँ यहाँ ना, नौन तेल लकड़ी का फिक्र न दीजिए, इसके बाद उसको काठ में डालिए, ठीक है। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। देख रहे हैं ना, वही बात आ गया, कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि का प्रथा दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाएं किंतु इस चाल में नहीं कि जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पैराग्राफ, ठीक है। क्या बोलता है, पढ़ाई जाती है जिससे उपकार के बदले बुराई होती है, ऐसी चाल से उनका शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। क्या बोलता है, भारतेंदु जी ने यहाँ पे बोला है कि लड़कियों को शिक्षा दे, लेकिन वो क्या दे, लड़कियों को शिक्षा इतना दे कि वो अपना घर परिवार चला सके और अपने बच्चों को भी पढ़ा सके, अपना पति का भक्ति कर सके। वो उस आज नहीं, उस समय का 1800 का बात हो रहा है, 1884 ईस्वी में, उस समय उतना सोच विचार डेवलप नहीं था, इसीलिए भारतेंदु का ऐसा मान्यता था, ठीक है। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में ठीक है, मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो नीचा हो, सब ठीक है, सबका आदर कीजिए, जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए, ठीक है। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, ठीक है। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को उचित है कि उस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचता समझना छोड़ दें। वो बात कर रहा है कि सब लोग आपस में मिल जाइए, हिंदू मुसलमान सिख इसे सब आपस में मिलिए, कोई भी छोटा जात को है उसको नीचा फील नहीं करने दीजिए, नहीं होने दीजिए, और आपस में मिलिए। मुसलमान भाई लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उसको हिंदुओं को नीचा वो ना समझें, ठीक भाइयों की भांति, ठीक है, ठीक अपने भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जो ऐसी बात ना करें जो कि हिंदुओं की दुखाने वाली बात करे, ठीक है, दिल दुखाने वाली बात करे। घर में आग लगे, सब जेठानी घोरानी, ठीक है, सब जेठानी घोरानी के आपस का हाड़ छोड़कर एक साथ क्या है,
हाथ छोड़कर मतलब हाथ छोड़कर एक साथ आग बुझानी चाहिए। बोलता है कोई एक आग लग जाए तो सब घर में, ऐसा नहीं कि जेठानी मतलब भाव लगे, वो सबको ठीक करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, सबको हाथ मतलब सब चीज़ भूल कर एक साथ आग बुझाना चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं, ठीक है मैसर, क्या बताए, जो बात हिंदुओं का नहीं मैसर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। बोलता है कि हिंदुओं को बाहर जाने में रोक टोक था कि समुद्र पार नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है, लेकिन मुसलमानों में ये सब चीज़ तो नहीं है कि बड़ा छोटा ऊंच नीच तो नहीं है, चूल्हा चौका अलग अलग ऐसा तो नहीं, लेकिन मुसलमानों का आज तक स्थिति क्यों नहीं सुधरा, ये बोल रहे हैं। अभी तक बहुतों को यह ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों वे दिन गए अब आलस, क्या बोलता है, वे दिन गए अब आलस, कहाँ चला गया, हाँ, अब हठ धर्मी यह सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे, ठीक है। पुरानी बातों दूर करो, मतलब पुरानी बातें छोड़ दो, धर्म की बात छोड़ो। मीर हसन और इंद्र सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। मतलब बोलता है मीर हसन, क्या बोलता है, मीर हसन के कविताओं या तो इंद्र सभाओं में मत भेजो बच्चों को, क्योंकि उसके बातों कविताओं में थोड़ा कुछ गंदी गंदी शायरियां टाइप में होती हैं जो कि समाज लड़कों बच्चों को बर्बाद कर देता है, ठीक है। वही बोलता है किसका, मीर हसन और इंद्र सभा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। होश संभाला नहीं कि पढ़ी फारसी पढ़ने, फारसी में सिर्फ प्यार मोहब्बत की कविताएं मतलब शायरी सब रहता था, ठीक है। चुस्त कपड़ा पहनना, फारसी शायरी, चुस्त कपड़ा पहनना और गलत गजल गुनगुनाए, ठीक है। बोलता है शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलस्तियां का सबक याद कभी। क्या है बोल रहा है, अच्छा इसका बोल रहा है कि शौक तल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलस्तियां का सबक याद कभी। इसका कहने मतलब बचपन से ही फूलों की, क्या बोलता है, कवि को बचपन में ही फूलों को देखने का शौक था, बचपन में ही क्या फूलों को देखने का शौक था, लेकिन उसने कभी भी बाग के बारे में सीखने का प्रयास नहीं किया, उस बगीचे के बारे में सीखने का प्रयास नहीं किया। समझ रहे हो ना, फूल देखने का शौक है लेकिन उस फूल को कैसे उगाया जाता है उसको देखने का, उसको जानने का शौक ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत बात है, ठीक है। चलिए किसका शायरी है, मीर हसन का है, ठीक है। भारतेंदु ने लिखा है, इसका बारे में ऐसा। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे, ऐसे शायरी रहेंगे तो अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो, अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो, पैसे, ठीक है, पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो, ठीक है, पेंशन वजीफा नौकरी का भरोसा छोड़ो, ठीक है। लड़कों को रोजगार सिखाओ, लड़कों का रोजगार दिलाओ सिखाओ, विलायत भेजो, विदेश भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, ठीक है। 100 मलहों की लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखाओ, ठीक है। बोल रहा है कि छोटे से उसको मेहनत करने सिखाओ, ठीक है। 100 महलों का लाड़ प्यार, दुनिया की लाड़ प्यार बच्चों को मत दो उतना जो कि बिगड़ जाए, ठीक है। भाई हिंदुओं तुम भी, ठीक है, मतांतरों का आग्रह छोड़ो, तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो, नीच, ठीक है, ये ऊपर नीचे बड़ा छोटा, ठीक है, छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, और क्या करो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो, जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी भी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हिंदुस्तान में रहे और चाहे किसी भी जाति रंग क्यों ना हो, वह हिंदू है, हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक हाथ पकड़ो, ठीक है, एक का हाथ पकड़ो, कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे वह करो, ठीक है, जो रहे तुम्हारे देश में रुपया रहे वह करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। देखा, ठीक है, देखा जैसा हजार धार होकर गंगा समुद्र में मिले, क्या बोल रहा है, जैसे
कि जैसे हजार धार मतलब हजार गो नदियों से मिलकर गंगा समुद्र में जाके मिलती है, हजार गो नदियों से मिलकर बनता है गंगा मान लेते हैं, उसी तरह जाके लास्ट में समुद्र में मिलती है। वैसी ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी अमेरिका को जाती है, तो हमारा देश का पैसा हजारों तरह से मिलकर लास्ट में चल जाता है जर्मनी फ्रांस, ठीक है। दिवालीसाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है, मतलब ऐसा छोटा छोटा वस्तु भी वहीं, आज तक बात कर रहा हूँ, आज तक लॉकडाउन में पता चला ऐसा कि हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, जो लकड़ी वाला चम्मच देता है वो चम्मच भी आता था विदेश से, चीन से। आप सोच सकते हैं आज के समय भी ये हालत था। तो वही बोलता है कि सब छोटा छोटा चीज भी बाहर से आता है, तो ये सब चीज खुद बनाओ, जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहनते हो, ठीक है, पहने हो, वह अमेरिका की बनी है। आप सोचो अमेरिका में कोई धोती बनाता है जी? अमेरिका में जब कोई धोती बनाता नहीं, लेकिन वहां धोती बन के आता है, इसका मतलब यदि तुम धोती पहनते हो, तुम अपना देश में धोती बनाओगे, दूसरा देश कैसे आएगा? तो तुम नहीं बना रहे हो इसलिए अमेरिका का दोस्त बना रहा है, अमेरिका लोग वहां पैसा कमा रहा है, तुम्हारा बेच के कमा चल जा रहा है। वो बोलता है कि तुम जिस तरह आज के समय में चीन में दिवाली मनाया नहीं जाता, चीन में, लेकिन हर एक फुलझड़ी फूल लाइट कहां से आता है? चीन से। इसी तरह ये क्या है, हम लोग का मूर्खता है। जब हमारे यहाँ दिवाली मनाया जाता है तो दिवाली का सामान भी हमारे यहाँ बनाना चाहिए। जिस ठीक है लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है, ठीक है। तुम्हारा अंगा मतलब जो तुम्हारा कुर्ता है, ठीक है, शर्ट वो कहाँ का है? इंग्लैंड का। फ्रांसीसी की बनी ठीक है कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, और फ्रांस से बना हुआ कंघी से तुम अपना सिर झाड़ते हो, और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती से तुम्हारे सामने जल रही, और क्या बोलता है, जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रहा। और को बोलता है, बात हो रहा था लालटेन का, जो उसमें होगा जो चर्बी के बना हुआ था उससे जलता था। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहन कर किसी महफिल में गए। यही बात हुआ कि भारतेंदु को ये बड़ा कटाक्ष लगता था कि यही हुआ कि सब विदेश आज के लोगों क्या सोचता है कि नहीं ये तो विदेश फॉरेन कंपनी का है, अपने आप को एलिट साबित करते हैं। क्या करते हैं, विदेश का कपड़ा लेके पहनते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये इंडिया से बाहर का है, ये इंडिया थोड़ी है। देख लीजिए, मतलब जितने बाहर का कपड़ा उतने महंगा। एक टी शर्ट देखते हैं भी, राहुल गांधी सब पहनते हैं, एक टी शर्ट 55,000 का, 60,000 का, एक टी शर्ट खाली। सुन के ही दिमाग घूम जाता है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। वही हुआ कि एक किसी दूसरे का कपड़ा मांगकर महफिल में गए झीट-झाट होके। ये तो बुर्बकी ही है, बेकूफी ही है। पकड़े, ठीक है, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजीत अंगा तो फलाने का है। किसी को मांग के कपड़ा गए पार्टी में और वो पहचान लिया, जी ये तो कपड़ा तो कि उसका था, हम देखे थे उस व्यक्ति को पहना, तुम कैसे? दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। क्या बोलता है? टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं, घर की तो मूछें ही मूछें हैं, ठीक है। हाय अफसोस कि तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज की काम के वस्तु भी नहीं बना सकते। और आज भी भारतीयों पे ये बात लागू होता है। क्या होता है? भारतीयों पे आज भी बात लागू होता है, आज भी यही भारत में हो रहा है। तो थोड़ा अपने पे भी गौर करें हम लोग। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी किताब पढ़ो। अपने घर में कुछ ऐसे उद्योग लगाओ जो अपने, जैसे मान लेते पहनावा जो हम लोग पहनते हैं, हम लोग जरूरत का हर एक सामान अपने देश में ही उत्पादन करें, ठीक है, ना कि विदेश से मंगावे। इस चीज का दे रहा है। वैसे ही खेल खेलो, ठीक है, वैसा ही बातचीत करो, मतलब वैसा ही खेल खेलो जो तुम्हारे देश से खेलता चला आया है। ऐसा नहीं कि अंग्रेज लोग जो खेल रहा है उसमें खेल रहा है, वैसा बात। जैसे क्रिकेट क्या है, अंग्रेज का देन है, लेकिन क्या है, अंग्रेज से ज्यादा हम लोग ज्यादा पैसा इसमें झोंकते हैं, हम लोग पैसा कमाते भी हैं और खेलते हैं। पूरा देश पागल रहता है इससे पीछे। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा की उन्नति करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलता है? परदेसी भाषा में भरोसा मत रखो, मतलब अंग्रेजी भाषा में भरोसा मत रखो। अंग्रेजी भाषा में भरोसा रखोगे तो अच्छा से समझा भी नहीं पाओगे, और किसको समझाओगे? इतना जनसंख्या में आज भी तो 20 से 30 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं, और पूरा देश के लोग क्या है, हिंदी समझते हैं। हिंदी से देश भाषा अपना जो मातृभाषा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में भाषण देते हैं। तो ये क्या अच्छी बात है? नहीं है। तो वही बात कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, निबंध खत्म हुआ, आप लोग कल पढ़ाएंगे दिल्ली दरबार दर्पण, ठीक है।
आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। बहुत मेहनत से थक जाते हैं हम भी, तो आप लोग भी उतना कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।